नमस्कार, मैं जश नायक स्वागत करता हूँ आपका क्राइम कवरेज के इस एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे मामले की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे समाज को हिला के रख दिया। इतना भयानक कि कई परिवारों की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन गई। हर अपराध के पीछे एक वजह होती है, लेकिन इस बार की सोच और चालाकी ने हर उम्मीद को पार कर दिया। आइए देखते हैं एक ऐसा मामला जिसने डर की एक छाया हर दिल में छोड़ दी। क्या जमाना आ गया है, बच्चों के मर्डर होते हैं। अरे क्या हुआ कनू काका, सुबह सुबह मूड खराब है आपका? कुछ नहीं साहब, बस पेपर पढ़ रहा था। पेपर में बच्चों के मर्डर होने की खबर छपी। क्या बात कर रहे हो, सच में? भैया आप क्या बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, बस हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। राघव, क्या कर रहे हो? पूरा दिन गेम खेलते रहते हो। छोड़ो, पहले खाना खाओ। स्कूल के लिए देरी हो रही है। थोड़ी देर और खेलने देते। राघव, ये हमेशा का हो गया है तुम्हारा। थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करो। थोड़ा समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। फोकस? हाँ, फोकस तो मैं करूँगा, लेकिन अपने सही। राघव, सिर्फ सपने देखना नहीं, उस पे अमल भी करना होता है। मैं अलग तरीका ट्राई करूँगा और सबको दिखा दूंगा। राघव, तो तुम मुंबई कब जाओगे? जल्द ही, जब भी मौका मिलेगा मैं सबको दिखा दूंगा कि राघव कौन है। ये सिर्फ सपने नहीं है, रियल लाइफ चैलेंजेस को भी समझना पड़ता है। चैलेंजेस? वो मेरे डिक्शनरी में कहा। क्या बोला राघव? कुछ नहीं पापा, बस सोच रहा था कल का प्लान। राघव, कभी कभी मुझे डर लगता है तुम्हारी इन चालाकियों से। डर तो वो लोग फील करते हैं जो कमजोर होते हैं मम्मी। एक शरारती बच्चा और उसका मुंबई जाने का सपना, लेकिन किसे पता था कि वह खुद को एक ऐसी स्थिति और जाल में फंसा लेगा जहां से बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अक्सर कहते हैं कि शरारतें हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो मुश्किलें पैदा कर सकती है। राघव के लिए भी उसकी शरारतें कुछ ऐसी ही मुश्किलें पैदा करने वाली थी जो उसके और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। कौन है ये? किसने किया? बताओ। माही, हेली, तुमने किया? मैम, ये मैंने नहीं किया। बॉयज, तुमने किया ये? नो मैम। सच बोलो, मुझे साउंड बॉयज की साइड से आई है। मैम, ये राघव ने किया है। मैम, ये मैंने नहीं किया। स्टैंड अप राघव, मुझे पता है तुमने ही किया है। मैं अब तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। सॉरी मैम, अब से नहीं होगा। इनफ राघव, मुझे तुम्हारी मम्मी को बताना ही पड़ेगा। राघव, क्या हुआ? आज ट्यूशन में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा था? राघव, तुमने फिर से क्या कर दिया? मैं अब भी टीचर से बात करके आई हूँ। तुमने पूरे क्लास में धमाल मचा दिया, सबको डरा दिया। बस मजा आ रहा था, सब थोड़ा डर गए। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं? तुम हर बार ऐसा करते हो और तुम्हारी ये हरकत हमारे लिए टेंशन बन जाता है और मैं हैरान हूँ तुम्हें देखकर। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा ड्रामा था। ड्रामा? तुम समझते क्या हो अपने आप को? राघव, तुम अपनी शरारतों पे कंट्रोल करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ये तुम्हारी शरारतें तुम्हें किसी दिन मुसीबत में डाल देगी?
पापा मैंने बस थोड़ी मस्ती कर ली, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मस्ती? तुम्हें डिसिप्लिन का मतलब भी समझ आता है? बस अब और नहीं, तुम्हारा फोन हमारे पास रहेगा। ये तो बस शुरुआत थी, अब मैं ज्यादा मस्ती करूंगा। मस्ती? तुमने सबको डरा दिया। तुम समझते क्या हो अपने आप को? राघव अभी भी गुस्सा हो? सब मेरी गलती है क्यों निकालते हैं मीरा, बस मस्ती तो थी। मस्ती और बदतमीजी में फर्क होता है। तुम्हारी शैतानी मस्ती से बाहर निकल गई है राघव। तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? तुम्हें पता भी है क्लास में कितना बोरिंग होता है। मैंने तो बस थोड़ी मस्ती कर ली, तो क्या बुरा है? बुरा तब है जब तुम्हारी मस्ती से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी वजह से टीचर ने मम्मी को फोन किया, पापा तक परेशान हो गए। मम्मी को तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए, उन्हें मेरे फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं होती। पर मैं तो करती हूँ ना। तू मेरा भाई है, मैं चाहती हूँ तुम बड़े सपने देखो, मुंबई जाओ, डांसर बनो। लेकिन तुम ऐसे ही गलती क्रिएट करते रहे तो तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं मुंबई जा सकता हूँ? मैं सच में डांसर बन सकता हूँ? हाँ जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव काम में लगानी होगी, ना कि ऐसे छोटी मोटी शैतानियों में। तुम्हारा टैलेंट तभी चमकेगा जब तुम अपने शैतानियों पे कंट्रोल करोगे। पर सबको लगता है मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम हूँ। सबको प्रूव करो तुम एक प्रॉब्लम नहीं, एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। राघव, कल रात को मम्मी ने गुस्से में बोला था, तो दिल पे मत ले, आगे से शरारत मत करना। तुम लोग मुझे समझते ही नहीं हो, हर बात पर मुझे क्यों सुनाते रहते हो सब लोग? राघव सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। रुको राघव, हम साथ चलेंगे। सतीश सर जी, ये जो योगेश जी की फाइल है उसका क्या करने का है? मैं कल तक के लिए होल्ड पे डाल दूं या आज ही इसको आगे फॉरवर्ड कर दूं? लाओ, दो मुझे ये जी। फाइल, मैं चेक कर देता हूँ। अरे हाँ बाबा, आते हुए लेते आ जाऊंगा। अरे हाँ, वो भी लेके आ जाऊंगा। अरे पूरे के पूरे किराना स्टोर की लिस्ट ही तुम्हें फोन पे सुना दी है यार। रखो। सतीश सर जी, हाँ जी। ये बीवियों का भी अलग ही टेरर है। अगर एक चीज भी भूल जाओ ना, खेल खत्म। भाई अब देखो, शादी की है तो झेलो। सतीश सर जी, आपके भी टेरर का कॉल आ रहा है, बाबा जी का कॉल आ रहा है, उठाइए। हाँ जी सुलोचना जी, बोलिए। सतीश, राघव और मीरा अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे। मैंने अभी टीचर से बात की, उन्होंने कहा दोनों आज स्कूल आए ही नहीं। क्या? लेकिन सुबह तो तुमने खुद उन्हें स्कूल भेजा था ना? हाँ मैंने खुद देखा था, पर अब कोई पता नहीं है। तुमने उनके स्कूल के फ्रेंड्स को कॉल किया? हाँ उनके दोस्तों को भी कॉल किया, पर सब बोल रहे हैं दोनों आज एब्सेंट थे। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब दोनों घर से निकले और स्कूल तक पहुंचे ही नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा सतीश, अगर स्कूल नहीं गए तो कहाँ गए? राघव की यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे मीरा भी तो उसी के साथ है, तो दोनों अभी तक स्कूल पहुंचे ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। देखो तुम घबराओ मत, मैं अभी निकलता हूं, हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। सतीश मेरी जान निकल रही है। मुझे लगता है राघव ने कुछ उल्टा सीधा काम किया है। अगर इस बार राघव ने कुछ ऐसी हरकत की है तो मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। सब सही है ना? आपके घर पे आपकी तबीयत? हाँ। कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ हेल्प चाहिए तो बोलना। रमेश भाई, हाँ। आपने राघव और मीरा को कहीं देखा? नहीं सतीश, मैंने नहीं देखा। क्या हुआ? कोई बात नहीं, बाद में मिलता हूं। मैम,
मैम, हमारे बच्चे आए थे ना, राघव और मीरा। नहीं, आज तो वो दोनों एब्सेंट थे। इनफैक्ट मैंने खुद रजिस्टर में देखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें खुद स्कूल आते हुए देखा है। नमस्ते सर, हमें इंस्पेक्टर सर से अर्जेंट में मिलना था। हाँ सर, इंस्पेक्टर साहब अभी ऑफिस में हैं। आप मेरे साथ आइए। थैंक यू सर। हाँ जी, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर, हमारे बच्चे राघव और मीरा सुबह स्कूल के लिए निकले थे, पर वहां पहुंचे ही नहीं और वापस घर भी नहीं आए। सर, हमने उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स सबको फोन करके पूछा, पर उनका कहना है कि वो आज स्कूल आए ही नहीं है। तो ये राघव और मीरा, इनकी एज क्या है? सर, बेटा राघव 12 साल और बेटी मीरा 10 साल। और दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में थे। और इसके अलावा मतलब बाहर निकलते समय इनके साथ कौन था? अकेले। बस मैं बाहर तक छोड़ने गई थी, वहां से बस स्टॉप तक दोनों अकेले गए थे। देखिए, हर केस में सबसे पहले हमें एग्जैक्ट डिटेल चाहिए। क्या उनके पास मोबाइल थे? किस टाइप का बिहेवियर था उनका? सर, राघव थोड़ा सा जिद्दी है। वो गुस्से में उल्टी सीधी हरकतें भी कर देता है, लेकिन वो ऐसी कोई हरकत करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। सर, कल ही उसकी ट्यूशन से शिकायत आई थी। उसने टीचर से बदतमीजी की थी और मैंने उसका फोन भी ले लिया था। मतलब बच्चे ने ट्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट की थी? सर, ये डिटेल इंपॉर्टेंट लगती है। तो लड़के का थोड़ा गुस्से वाला नेचर है। ये भी तो हो सकता है कि गुस्से में वो घर छोड़ के निकल गया हो। नहीं सर, राघव ऐसा नहीं कर सकता। उसके साथ मीरा भी है, मेरी बेटी। वो ऐसा नहीं कर सकता। तेजस, इनकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करो और तुरंत सिटी कंट्रोल रूम में अलर्ट कर दो। बच्चों की डिटेल्स भेजो। श्योर सर। सर, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। हम और कुछ भी नहीं चाहते। देखिए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इनमें आपको भी कोऑपरेट करना होगा। हर एक छोटी बात हमें बतानी होगी, समझ गए? ये सारे सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेज दो। यस सर। इसे सील कर दो, कोई भी बिना परमिशन यहाँ ना आ पाए। फोटोज और 3D मैपिंग तुरंत करना। जी सर। सर, मुझे लगता है ये बॉडी लगभग 11 साल की उम्र के किसी लड़की की होगी। तेजस, तुमको पता है जो अभी बच्चे गुम हुए थे उनके मम्मी पापा को एक बार यहाँ पे बुला दो। श्योर। मुझे ऐसा लगता है जो मीरा की बात कर रहे थे वो यही तो नहीं? सर, मैंने ये चेक कर लिया है। ब्लड स्टेन्स एंड कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हैं। मीरा! शांत हो जाओ सुलोचना, शांत हो जाओ सुलोचना। मीरा, मीरा मेरी बेटी। तेजस, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है इस इंसान का राघव और मीरा के साथ पहले से ही संबंध होगा। मैं विहान कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। क्राइम ब्रांच ने अहम सबूतों की तलाश में शहर भर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। स्कूल और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, मीरा एक 10 साल की छोटी बच्ची की डेड बॉडी मिली एक अबैंडन्ड बिल्डिंग से। पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है पूरे शहर में और किलर का कोई अता पता नहीं। और क्राइम इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस मर्डर केस में ड्रग्स और अल्कोहल के सैंपल्स मिले। अब एविडेंस कलेक्ट करना, फिंगरप्रिंट्स और DNA से हमें पहला लीड मिलेगा, फिर हमें लोकेशन वही किलर तक पहुंचाएगा। यस सर। राघव के माँ बाप दूसरे राज्य से बेहतर जिंदगी की तलाश में आए एक प्रवासी थे, लेकिन बेहतर की तलाश ने उनकी जिंदगी को कुछ इस तरीके से उजाड़ दिया कि अब शायद ही वो पहले जैसी हो पाए। राघव की बहन मीरा की तलाश अभी भी जारी है और पुलिस को ये शक है कि मीरा के साथ हिंसा हुआ है। अब ये केस हर एक मोड़ पे कुछ ऐसे ऐसे राज खोलने वाला है जो हर एक मोड़ पे एक नई कहानी, एक नई शुरुआत और एक नया रहस्य सामने लाएगी। कौशिक, हर कोना, हर लेन सब कुछ चेक करो। CCTV फुटेज और विटनेस स्टेटमेंट
सब कुछ गैदर करना है। यस सर। और सर लोकल रेसिडेंट से भी एक बार चेक कर लेता हूँ, स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में अगर किसी ने कुछ देखा हो तो। ओके सर, लोकल बस स्टॉप और शॉप्स हम चेक कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स और व्हीकल मूवमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। गुड, थैंक यू सर। सतीश जी, सुलोचना जी, हम आपके स्टेटमेंट्स लेना चाहते हैं। हर एक डिटेल्स इम्पोर्टेंट है। सो आप जो भी जानते हो, बच्चों के रिसेंट मूवमेंट्स, स्कूल टाइमिंग्स या कोई भी अनयूजुअल चीज़, जो भी आप जानते हो। सर, मैं बस इतना जानती हूँ, बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकले थे और फिर वापस हमने उन्हें देखा ही नहीं। और मैंने उनके टीचर्स और स्कूल के सारे फ्रेंड्स को भी फ़ोन किया, पर सबका कहना है कि वो आज स्कूल में एब्सेंट थे। सर, पेरेंट्स का स्ट्रेस काफ़ी हाई है, केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, पर डिटेल्स भी तो गैदर करनी पड़ेगी ना। हर एक क्लू एक लीड बन सकता है। सो मैम, प्लीज़ काम डाउन, ज़रा याद करने की कोशिश करिए और जो भी कुछ आप जानते हो प्लीज़ हमें बताइए। बताती हूँ। राघव और मीरा सुबह स्कूल के लिए निकले थे। और कोई फ्रेंड्स या नेबर जो भी उनके साथ हो? सर, उनके कुछ फ्रेंड्स उनके साथ थे, पर उन्होंने भी उन्हें स्कूल में नहीं देखा। सर, मुझे लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। कौशिक, पेरेंट्स स्टेटमेंट्स और फॉरेंसिक के डिटेल्स की कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, तभी एक केस को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। ओके सर। सर, रिपोर्ट रेडी है। और ये डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग? ऐसा क्या मिला डॉक्टर किरण? सर, ब्लड सैंपल कंफर्म करता है कि विक्टिम मीरा ही है, लेकिन और भी चीजें हैं। और फॉरेंसिक साइंस सजेस्ट करते हैं कि मीरा को पहले ड्रग्स दिया गया, जिसके ट्रेसेस हमें मिले हैं। उसके बाद उसे सीडेट किया गया, जिस हिसाब से ये पता चलता है कि सीडेट करने वाले ने शराब पी रखी थी। ये सब कुछ होने के बाद उस किलर ने उसे बिल्डिंग से फेंक दिया। मतलब किलर ने उसे ड्रग और अल्कोहल के थ्रू कंट्रोल किया और फिर? यस, एग्जैक्टली। ये इंडिकेट करता है कि विक्टिम डिलिबरेटली वनरेबल बनाई गई थी बिफोर शी वाज थ्रोन फ्रॉम द बिल्डिंग। और सबसे अलार्मिंग, बॉडी पर कोई डीएनए ट्रेस नहीं मिला। नो डीएनए? मतलब किलर ने हर एक प्रिकॉशन लिया है, फिंगरप्रिंट्स, कॉन्टैक्ट सब अवॉइड किया, राइट? बिल्कुल। ये एविडेंस दिखाता है कि हाईली कैलकुलेटेड एंड प्री प्लान मर्डर था। किलर ने हर स्टेप केयरफुली एग्जीक्यूट किया था। कौशिक जी, इंश्योर करो कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की सारे डिटेल्स स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंटेड हो, हर सैंपल, हर रेसिड्यू फॉलोअप के लिए रेडी हो। सर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, बैग एंड बॉटल में कुछ फिंगरप्रिंट एंड ट्रेसेस मिले हैं, जिसको डेटाबेस में मैच करना अब प्रायोरिटी है। गुड, जैसा ही मैच आता है मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। अब एक केस एक हाईली ऑर्गेनाइज किलर का बन गया है। राघव और मीरा की लास्ट नोन लोकेशन को थॉरली चेक करो। हर ऑटो ड्राइवर्स और शॉपकीपर से पूछताछ करो। सर, अभी तक कोई लीड नहीं मिली, ना ही राघव की और ना तो किलर की। सर, एरिया सर्च आउट कंप्लीट, पर कोई ट्रस्ट नहीं। कौशिक, देखो ये लैब रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और एरिया स्वीप सब कुछ इनकम्प्लीट है। किलर अभी भी खुलेआम घूम रहा है। हाँ सर, राघव के मिसिंग एंड मीरा के मर्डर का केसेस का लिंक अब तक क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। मैंने हर छोटी सी छोटी डिटेल चेक करी है, पर अब तक कोई सॉलिड लीड नहीं मिल पा रही है सर। मुझे लगता है कि एक केस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सतीश और सुलोचना पे फोकस करते हैं। हाँ सर, सबसे पहले सतीश जी और सुलोचना जी से बात करके देखते हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है कि पहली बार में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना की हो, या जल्दबाजी में कोई मेजर पॉइंट भूल चुके हो। एग्जैक्टली। उनके स्टेटमेंट्स को हम क्रॉस चेक करेंगे, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को और रिएक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। हाँ सर, और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ भी एक बार कोरिलेट करके देख सकते हैं। एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ड्रग्स, अल्कोहल, बैक ट्रेसेस एंड टॉर्न नोटबुक्स के साथ एक बार फ्रेश पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं सर। एग्जैक्टली। ओके सर। पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि राघव की बहन मीरा के साथ भी हिंसा हुआ था।
दूसरी ओर राघव के बारे में अभी भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। मीडिया इस केस को लगातार उछाले जा रही थी और समाज में डर और बेचैनी फैल रही थी। इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच भी अब इस केस में जुड़ चुका था और अब ये केस डर और बेचैनी का अब एक ऐसा माहौल बना रहा था जो एक साए की तरह एक कलंक सा फैल रहा था। सतीश जी, सुलोचना जी, आपको हमें सब सच सच बताना होगा। क्या राघव ने क्राइम के एक दिन पहले कोई भी अनयूजुअल सी हरकत की थी? हाँ, उसने ट्यूशन में शैतानी की थी। शैतानी? कैसी शैतानी? सर, उस दिन उसकी टीचर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने शायद उनका फ़ोन भी ले लिया था, पर आई थिंक बाद में उन्होंने उसको वो फ़ोन वापस कर दिया था, पर वो फ़ोन उन्होंने क्लास में रखने नहीं दिया था। हमने सोचा कि सिर्फ बचपना है, पर शायद उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सर, ये फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, ये फ़ोन में शायद वो सबूत छुपे हो सकते हैं जो हमारे लिए लीड बन सकती है। हमें राघव का फ़ोन चाहिए होगा एनालिसिस के लिए, और मैम हमें वो ट्यूशन टीचर का भी एड्रेस चाहिए। शायद उसमें कुछ वो आंसर है जो आपके पास नहीं है। अनीता जी, हम आपसे राघव के बारे में बातचीत करने आए हैं। हमने सुना है राघव ने ट्यूशन में कुछ शरारत की थी उस दिन। क्या आप हमें उसके बारे में बताएगी? हाँ, वो दिन मुझे याद है। राघव ने अपने दोस्त के साथ क्लास में कोई आवाज़ बजाई थी। बहुत बदतमीजी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। सुलोचना जी, अब मैं राघव को ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। ये लड़का नहीं सुधरेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया था कि अब आप उसे दोबारा नहीं पढ़ाएंगी? जी, मैं बस थक गई थी। उसकी हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं अनीता जी की बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रही थी। मुझे लगता है वो कुछ तो छुपा रही है हमसे। हाँ नेहा, मैंने भी देखा है और हम इस बात को इग्नोर भी नहीं करेंगे। ओके सर। पहले अनीता की डेटाबेस और बैकग्राउंड निकालते हैं। ठीक है सर। ये बच्चे भी ना कितने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखते हैं। यार, 3 बार ट्राई कर चुका हूँ और एक बार अदरवाइज बैकअप टूल यूज़ करेंगे। हाँ हाँ, अरे ये देख, हो गया। देखते हैं इसमें क्या खजाना छुपा है। ये देख, एक वीडियो फाइल मिला है। अनयूजुअल लग रहा है। प्ले करो। हाँ, करते हैं। अरे ये तो अनीता जी है, लेकिन इनके साथ ये और कौन है? जो भी है, केस का डायरेक्शन अब बदलने वाला है। दिखाओ तो। अरे सर, राघव के फोन में है ना एक वीडियो मिला है। ये अनीता जी सच में कुछ छुपा रही थी। सर, लगता है अब उन्हें दोबारा इंटेरोगेट करना पड़ेगा, इस बार सबूत के साथ। बुलाओ उसे, देखते हैं अब इस बार हमसे कैसे कुछ छुपाती है। यस सर। अनीता जी, हमें आपसे दोबारा पूछताछ करनी है। क्या आप सच बताएंगी? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ याद नहीं है। अनीता जी, अगर आपने हमें सच नहीं बताया तो ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप जितना भी जानती है हमें पूरा सच बता दीजिए। हमारे पास आपके खिलाफ एक सबूत है। राघव के फोन में ये वीडियो मिला है, जरा देखिए। ये वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आफ्ताब। आफ्ताब? ये कौन है? वो ड्रग्स बेचता है और उसने मुझे भी एडिक्टेड कर दिया था। मैंने आफ्ताब को सब बता दिया कि
कि राघव ने वो वीडियो लिया है। मैम, अगर आपने ये वीडियो मेरी माँ को बता दिया कि मैं क्लास मिस करता हूँ तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। और उसने डिसाइड किया कि वो सब हैंडल कर लेगा अपने तरीके से। आपका मतलब है आफताब सिचुएशन हैंडल करने के लिए कुछ भी कर सकता है? अब ये आफ्ताब हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। यस सर। अब हमें जल्द से जल्द उसकी सारी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल। कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ फिर से ट्रेस करना पड़ेगा। रुको, हाथ ऊपर। आफ्ताब, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकते। ये क्या मजाक है साहब? मजाक? हाँ, पहले इलीगल ड्रग्स बेचना, फिर किसी का खून कर देना, और ये सब तुम्हें मजाक की बात लग रही है? आफ्ताब, हमें सच सच बताओ, राघव के फोन के वीडियो के बारे में तुम सब कुछ जानते थे ना? और तुम राघव को फॉलो भी कर रहे थे ना? मैं तो बस सर मजाक के लिए थोड़ा मॉनिटर कर रहा था। हंसी आ रही है तुझे? ध्यान से सुन और ज्यादा शानपट्टी मत दिखा। तेरा पूरा बायोडेटा है हमारे पास। सच सच बताना, क्या चल रहा था? क्या प्लान किया था तूने राघव के लिए? देखो सर, मैं तो बस यही चाहता था कि राघव थोड़ा कंट्रोल में रहे और उससे उसका फोन लेकर वो वीडियो डिलीट करवा दूं। पहले मैंने प्लान किया था कि उसे थोड़ा डराऊंगा, धमकाऊंगा और फिर चोट पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हिसाब से ये सब डराना था? पहले मीरा का खून किया, फिर राघव को किडनैप किया। मैंने सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मीरा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरा सच तो हम तुझे दिखाएंगे। तुम्हारी बातों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते आफ्ताब। हर सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम अब हमारी कस्टडी में हो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने। ले जाओ इसे। चल। सर मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश से कुछ नई लीड सामने आई। राघव की जिंदगी के कुछ किस्से जिनसे उसके दुश्मन शक के घेरे में उभरने लगे, लेकिन अभी भी सच को पूरी तरह से सामने लाने के लिए कई कड़ियां जुड़नी बाकी थी। क्राइम ब्रांच के शक के संदेहों और बयानों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि कभी कभी अनकही बातें भी इतनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर देती है जो आगे चलकर इंसान की जिंदगी और वक्त का सबसे बड़ा फासला बनती है। राघव का केस अब एक ऐसे मोड़ पे था जहां हर एक छोटी सी लीड एक नई कहानी, एक नई संभावना और एक नया रहस्य सामने ला रही थी। इसी बीच एक नई लीड सामने आई जो इस केस को एक अलग रफ्तार देने वाली थी। नितेश, एक पिता जिसकी रक्षा की भावना और मालिकाना हक के बीच एक पतली सी रेखा थी। उसकी अजीब हरकतें और बेबक बर्ताव के लिए वो जल्दी शक की सूची में आने लगा। जानबूझकर या अनजाने में नितेश इस कहानी की पहेली से जुड़कर उसे एक नया रंग देने वाला था। क्या कर रहे हो भैया? अरे विकास, मैं तो यूं ही जा रहा था। मम्मी आप जल्दी करो ना, वरना बस मिस हो जाएगी। अरे हाँ हाँ 5 मिनट। देखो कल के रिपोर्ट में क्या है फिर मुझे बताओ। मम्मी मैं खुद जा सकती हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट बेटा। हमेशा बिजी रहती है, मैं खुद ही जाऊंगी। रुक जाओ बेटा। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। सर ये सस्पेक्ट्स की लिस्ट है। मुझे ये नंबर काफी सस्पिशियस लग रहा है। सर इनको आपसे कोई जरूरी काम है। बैठिए। मैडम शांत हो जाइए और सब मुझे बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी दीक्षा वो सुबह से घर से निकली थी,
स्कूल जाने के लिए, पर वो अब मिल नहीं रही सर। मुझे डर है उसे कुछ हो गया तो। सर प्लीज जल्दी कीजिए। तेजस। यस सर। तुरंत गली और सराउंडिंग एरिया चेक करो। श्योर सर। राणा, उनसे सारी डिटेल ले लो। यस सर। मैडम, हम सर्च आउट इश्यू कर रहे हैं, आप यहीं रुक जाइए, हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। नितेश, क्या देख रहे हो? अरे मैं कुछ सोच रहा था काम के बारे में। काम? तुम हर बार मुझे ये एक्सक्यूज देते हो नितेश। हेलो विकास, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम तुरंत आ जाओ अभी यहाँ पे। हाँ प्लीज। हाँ। दोस्तों, एक तरफ शहर में पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया जा चुका था और वहीं दूसरी तरफ नितेश की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उसकी बीवी साक्षी के दिल में डर बैठ रहा था। नितेश की छोटी छोटी हरकतों की वजह से भी साक्षी अब शक का कारण बन रही थी। फोरेंसिक से ये तो साफ हो गया था कि दीक्षा और मीरा दोनों का कातिल एक ही है, पर असली मामला ये था, पर आखिरकार वो है कौन? क्या वो कोई घरेलू रंजिश है या फिर कोई और जो बैठ के अपने निशान मिटाते जा रहा है? जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, सबकी धड़कनें और भी बढ़ रही थी। सर, बॉडी आइडेंटिफाइड हो चुकी है। विक्टिम इज दीक्षा, एज 10। साइंस और ड्रग्स एक्सपोजर और बाकी डिटेल में पोस्टमार्टम के बाद दे पाओगे। ये किलर अभी रुकने वाला नहीं है, हमें इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। न जाने वो कितने मासूमों की जान ले लेगा। दीक्षा सिर्फ 10 साल की मासूम लड़की अचानक से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसका शव मिला। हत्या की वही नापाक शैलियां, वही बेरहम निशान से साफ संकेत था कि खतरनाक शिकारी शहर में घूम रहा है। उसी के साथ साथ साइबर सेल, फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच तीनों इस केस में जुड़ चुके थे। शहर को सूचित करने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जब शिकारी बेखौफ और समय हल पल कम पड़े, तभी असली दहशत शुरू होती है। विकास, पिछले कुछ दिनों से ना नितेश हर रोज लेट आता है, दारू पीकर आता है और मुझे डर लग रहा है। हाँ भाभी जी, आप शायद सही कह रही थी, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अब भैया पर थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विकास, जब नितेश वापस आता है ना, तो हम उसे बैठकर बात करते हैं। भाभी जी, आजकल से भैया का कुछ अजीब बिहेवियर हो रहा है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। जब भी नितेश वापस आता है तो हम उससे सीरियसली बात करते हैं। ये नीतीश जी का घर है? हाँ। मैम, क्या आप नितेश की वाइफ हैं? हाँ, मैं हूँ उसकी वाइफ। मैडम, हमें अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, नीतीश का मर्डर हो गया। क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नीतीश का मर्डर और उसकी पत्नी का मर्डर, दोनों मिलके अब एक नई कड़ी बनी। फोरेंसिक की रिपोर्ट, मोबाइल का ट्रायल और गवाहियों की जांच, तीनों का इशारा सीधा कातिल को था। अब मामला बस समय और तकनीकी रिपोर्ट के बीच का था। वही नाजुक फासला जिसे पार करते ही सच रोशन। सर, यही है वो शॉपकीपर, इसे सब पता है। हाँ बोलो, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, हमें बेझिझक बताओ। साहब, मैं आपको इतना बता सकता हूँ साहब, वो मेरे को अपना पुराना फ़ोन बेचने आया था साहब। मैंने उससे पूछा भी
कि तुम अपना फोन मुझे क्यों भेज रहे हो। उतने में उल्टा ये मेरे को ही सुनाने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ वहाँ मुंह मत मारो। सर यही बात ये मेरे को 2-3 बार लगातार दोहराया जा रहा था। सर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है साहब। तुमने उसका चेहरा ठीक तरीके से देखा है क्या? हाँ साहब, थोड़ा बहुत याद है। क्या आप उसका एक स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, मैं बनवा सकता हूँ। ओके चलो। स्केच रेडी है सो। अरे वाह, अब हमें किलर को पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो स्केच लेके जाओ जहाँ पे मर्डर हुआ है और लोगों से पूछताछ करो, क्या पता चलता है। सर मैंने आसपास पूछताछ करी पर उस आदमी को खासा कोई जानता नहीं है सर। निकिता, देखो तुम अपने डेटाबेस में इस आदमी के बारे में कुछ पता चलता है क्या? जी सर, मैं अभी देख के बताती हूँ। क्या लगता है कौशिक, ये आदमी होगा क्या हमारे डेटाबेस में? हो सकता है सर, पॉसिबिलिटीज। सर मैंने लेटेस्ट डेटा में जाके देखा पर कुछ नहीं मिला, पर मैं एआई की हेल्प से पुराने डेटा में जाके कुछ ढूंढ सकती हूँ। जल्दी करो, हमें एक किलर को किसी भी तरह से पकड़ना है। न जाने वो और कितने लोगों का खून कर देगा। सर एआई में से एक मैच हुआ है, उसका नाम मनसुख लाल है। उस पर पहले से ही एक एफआईआर दर्ज है और वो एक लड़की के साथ बदतमीजी के केस में अंदर था, पर अब वो बाहर आ गया है। तो जाओ उसके पते पे जल्दी से और पकड़ लो उसे। मनसुख लाल, देखो जब तक मेरा दिमाग शांत है ना तब तक सब कुछ बता दो। सर, अमीर सेठ के घर पे गलत फहमी की वजह से उसकी लड़की से बदतमीजी हो गई। उसने मेरे नाम पे एफआईआर करके ब्लैक लिस्ट करवा दिया। जॉबलेस होने की वजह से मेरी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद उनसे और उनके बच्चों से नफरत करने लगा। मुझे बच्चों को मारने में बहुत सुकून मिलता था। उसके बाद मैंने तुझे निशाना बनाया और मैंने तुझे निशाना बनाया, तुझे मारने का प्लान बनाया। तुम मुझे कैसे मारते मनसुख लाल? तुम्हारे जैसे कई क्रिमिनल्स को तो मैंने अपने बाएं हाथ से पकड़ा है, जैसे मैंने अभी तुम्हें पकड़ा है। 3 मासूमों के खून किए हैं तुमने। अब देखता हूँ तुम्हें फांसी से कौन बचाएगा। ले जाओ इसे। तमाम रुकावट के बाद मनसुख लाल गिरफ्त में आ ही गया। जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला के रख दिया। जांच से पता चला कि दीक्षा का हत्यारा भी वही दरिंदा मनसुख लाल है। जब उसको नितेश की हत्या के बारे में पूछा गया तो खुलासा हुआ कि उसका हत्यारा भी मनसुख लाल ही था। जब नितेश ने उसको पैसे देना बंद कर दिया था और कहा था कि वो आगे चलकर उसकी कोई भी तरीके से मदद नहीं करेगा, तो मनसुख लाल ने कहा कि वो उसको और उसके परिवार वालों को मार डालेगा। फिर भी नितेश ने उसकी मदद नहीं की तो मनसुख लाल ने उसको मौत के घाट उतार दिया। और यही वजह थी कि नितेश अपने कुछ आखिरी के दिनों में घबराया हुआ सा रहता था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि मनसुख लाल को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। और जिन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई थी उन बच्चों की लाश भी मनसुख लाल के घर के पीछे से मिली और उनमें राघव भी शामिल था। लेकिन सवाल ये है कि अपराधी तो कानून के शिकंजे में आ गया, पर समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। हमें अपने बच्चों को ये अलर्ट करना पड़ेगा कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा ना करे और किसी भी लापरवाही में ना आए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी उन्हें मनसुख लाल जैसे दरिंदों का शिकार बना सकती थी। मैं जश नायक, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड और एक नए केस के साथ। नमस्कार।